हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी लेक्चर सीरीज़ जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछले सेशन में हम पढ़ा रहे थे आपको अनुपात और समानुपात। तो आज देखने वाले हैं हम अनुपात और समानुपात की एप्लीकेशंस को कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन या कितने टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला टाइप होगा कि इसमें आपसे अनुपात से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें है आपका जो आज का टाइप है हमारा, उसमें आएगा रिलेटेड टू A इक्वल टू B क्रॉस C। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि कोई संख्या हमारे पास किसी दो संख्याओं के गुणनफल पर अगर निर्भर कर रही है तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं और आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए उन तरीकों को करने की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि B क्रॉस C पे किस टाइप के आपके क्वेश्चन या कैसे आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई अगर मैं किसी इंडस्ट्री की बात करूँ, किसी कारखाने की बात करूँ, तो कुल अगर मजदूरी, वहाँ पे कुछ मजदूर होंगे, कुल मजदूरी किसके बराबर होगी उस इंडस्ट्री की? तो आप कहोगे मजदूरों की जो संख्या होगी, मजदूरों की संख्या और गुणा हर एक की जो भी मजदूरी होगी। जैसे आप कहते हो कि 10 मजदूर हैं किसी कर्मचारी में और हर मजदूर को 2000 रुपये मिलते हैं, तो आप कहोगे कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 2000 यानी कि कितनी हो गई? 20,000। तो ये कुल मजदूरी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें अनुपात वाले में पूछे जाते हैं। इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर आपको कुल मूल्य निकालना है, कुल मूल्य का मतलब हुआ कि आप मार्केट में कुछ चीज़ लेने गए, आपने वहाँ से कुछ वस्तुएं खरीदी और उनका कुछ मूल्य था पर्टिकुलर। तो अगर वस्तुओं को उनके मूल्य के साथ आप गुणा करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? कुल मूल्य, यानी कि जो कुल खर्च आपने कितना किया वहाँ पे तो मिल जाएगा। कुल मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा? वस्तुओं की संख्या और गुणा वस्तु का मूल्य। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? कुल मूल्य। तो इस टाइप पे आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे समझना है आपको कि वो किस टाइप पे है, वो देख लेते हैं एक बार कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक संस्थान में पुरुषों व महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 4:1 है तथा उनकी आय का अनुपात 2:5 है। यदि कुल आय 5,20,000 है तो महिलाओं की आय ज्ञात करनी है। तो महिलाएं कितनी आय लेती होंगी वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको देखते ही ये पता चला कि कर्मचारियों की संख्या और उनकी आय के बारे में बात कर रही हो। तो कुल आय कब मिलेगी आपको? कि जो जितनी संख्या दी होगी आपको उसकी आप गुणा किस में करोगे? उनकी पर्टिकुलर आय में अगर गुणा करते हो तो आपको कुल आय यहाँ से पता चल जाएगी। यानी ये क्वेश्चन आपका किस टाइप से है? A इक्वल टू B क्रॉस C से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष और महिला है, तो आपसे क्या कह रहा है? अगर इनकी आपकी संख्या की बात होती है तो संख्या क्या दी हुई है आपको? इनकी संख्या दी हुई है 4:1। और अगर इनकी आय की बात करते हैं कि पुरुष और महिलाएं कितनी कितनी आय लेते हैं, तो आप कहोगे इनका अनुपात दिया हुआ आपको 2:5। ठीक है, यानी कि अगर पुरुष 2 आय लेता है तो महिलाएं 5 आय लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा आय मिल रही है पुरुषों के मुकाबले। देख लो क्या हो रहा है। चलिए देखें, अब आपसे कहा गया कि इनकी आपको महिलाओं की आय बतानी है। तो अगर आपको साथ में दिया हुआ है कुल आय कितनी है मेरे पास? कुल आय है मेरे पास 5,20,000। 5,20,000 मेरे पास कुल आय है। तो देखिए अगर मैं इसे बेसिक से करना चाहूँ तो आप ये कहेंगे कि मेरे पास जो पुरुष हैं वो कितने हो जाएंगे? 4x। और मेरे पास जो महिलाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी? 1x। अब ये तो हो गया इनकी संख्याएं, महिलाओं की संख्याएं कितनी है। अब अगर मैं आपसे इनकी आय की बात करता हूँ कि आय कितनी होगी, तो देखिए आय और संख्या दोनों अलग अलग अनुपात में है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पे भी मैंने वही संख्या काटी होगी जो मैंने यहाँ पे काटी होगी, तो यहाँ पे मुझे कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी। यानी कि मैं पुरुष की आय की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? 2y। और महिलाओं की अगर आय की बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी? 5y हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कुल आय निकालना चाहूँ या पुरुषों की आय निकालना चाहूँ, पुरुष की कुल आय कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो आप कहेंगे 4x गुणा
2y। क्यों? क्योंकि पुरुष की कुल आय तभी तो पता चलेगी जितनी संख्या होगी और जितनी उन्हें आय मिलती होगी उनकी आप आपस में गुणा करोगे। तो यहाँ से आप कहोगे 8xy पुरुषों की कुल आय हो जाएगी। अगर महिलाओं की बात करता हूँ तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 5xy यानी कि 5xy ये हो जाएगी यहाँ से महिलाओं की आय। आपको कुल आय दी हुई है 5,20,000, तो कुल आय यहाँ से मुझे पता चल जाएगी। कुल आय कितनी हो जाएगी मेरे पास? 8xy प्लस 5xy, आप कहोगे यहाँ से 13xy। और ये कुल आय हमें दी कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 5,20,000 के बराबर ये मुझे दी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं xy की वैल्यू निकालूं तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,20,000 बटे 13, तो आप कहोगे 40,000। xy की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 40,000। अब आपको निकालने क्या थी? महिलाओं की कुल आय निकालनी थी। तो महिलाओं की कुल आय कितनी है? 5xy है। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? महिलाओं की कुल आय आपकी कितनी हो जाएगी? 5xy यानी कि 5 गुणा 40,000। तो आप कह सकते हैं 5 चौक 20 यानी कि 2 लाख। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि महिलाओं की कुल आय कितनी हो जाएगी? आपकी 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक से करने का। ये सेम टू सेम यही प्रोसेस अगर मैं छोटे रूप में करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा वो भी देख लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष और महिला 4 एक में हैं और आय उनकी 2 और 5 के रूप में है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 1 2 और 5। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे a = b क्रॉस c पे डिपेंड करता है, दो संख्याओं के गुणनफल पे डिपेंड करता है। तो मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ। 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। तो ये क्या हो गया? अनुपात क्या आ गया? 8:5 आ गया। अब ये महिलाओं की, पुरुषों की कुल आय हो गई, ये महिलाओं की कुल आय हो गई। तो अब देखिए टोटल कितना हो गया? 8 + 5 यानी कि 13 यूनिट। यानी कि कुल आय कितनी हो गई? अब 13 यूनिट हो गई है। और 13 यूनिट आपको दी हुई है। 13 यूनिट कितने के बराबर है? 5,20,000 के। तो आप कहोगे 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 13 से भाग करोगे आप इसे, यहाँ से आ गया वही 40,000। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 40,000। तो आपको महिलाओं की निकालनी है। महिलाओं की कितनी है? 5 यूनिट है। तो आप कहोगे महिलाओं की 5 गुणा 40,000। तो यहाँ से आ जाएगा 2 लाख और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसे सीधे मेथड से कर सकते हैं। आपको यहाँ xy लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी में क्या करते हैं, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था और उसे अपना सीधा इसी मेथड से करेंगे। उसे बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा आपको कि इसे बेसिक से कैसे करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिक की तो आप कर सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं उसे। लेकिन अब हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। एक लाइन में हम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे सीधा कि क्या आंसर होना चाहिए था उसका। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 स्टेशन के मध्य प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात दिया हुआ है। आपको कितना है? 3:1 दिया है तथा उनके यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया है 1:20। यानी कि प्रथम श्रेणी में कितने? 1 और द्वितीय श्रेणी में 20 के अनुपात में सफ़र करते हैं। यदि एक निश्चित तिथि पर कुल 4646 रुपये का एकत्रित हुए हों तो द्वितीय श्रेणी से प्राप्त कुल धन आपको ज्ञात करना है कि द्वितीय श्रेणी से आपको कितना धन प्राप्त हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लिख लेते हैं इसे। आपको पता है कि ये फर्स्ट क्लास से है, प्रथम श्रेणी से, और ये द्वितीय श्रेणी से है। ठीक है, इनमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है, क्या दिया है आपको दोस्तों? आपको दिया किराए का अनुपात। तो किराए का अनुपात कितना है आपका? 3:1। यानी कि पहली श्रेणी का किराया कितना है? 3 है और दूसरी श्रेणी का किराया कितना है? 1 है। अब यात्रियों की संख्या देख लेते हैं। यात्रियों की संख्या का क्या अनुपात दिया हुआ है? अगर मैं कहता हूँ कि पहली श्रेणी में 1 यात्री सफ़र करता है और ये दिया हुआ आपको 20, यानी कि दूसरी क्लास में कितने सफ़र करते हैं? 20 सफ़र करते हैं। तो आपको कुल जो मिलना चाहिए था, कुल आमदनी जो होनी चाहिए थी रेलवे वालों की, जो कुल आमदनी होती वो यही तो होती कि जितने यात्री हैं और जितने से हमें किराया मिल रहा है उनकी आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना होना है।
तो 3 एकम 3 और 20 एकम 20। तो यानी देखा आपने, यहाँ से मुझे 3 मिलेगा और यहाँ से मुझे 20 मिलेंगे, 20 भाग मिलेंगे। तो अब टोटल देख लेता हूँ, यहाँ से टोटल कितना हो गया, यहाँ से आप कहोगे ये टोटल मुझे 23 यूनिट मिल रही है यहाँ से। अब ये क्या हो गया, टोटल आमदनी हो गई मेरी कि एक पर्टिकुलर दिन मुझे कितने 23 यूनिट मिलेगा टोटल। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 4646 रुपये एकत्रित हुए एक पर्टिकुलर डेट पे। तो ये 23 यूनिट कितने के बराबर है, 4646 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46/23 यानी कि 202। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 202 है। आपसे पूछा गया है कि द्वितीय श्रेणी से प्राप्त कुल धन कितना होगा। अब देखिए यहाँ द्वितीय श्रेणी से कुल धन कितना प्राप्त हो रहा है, मुझे 20 यूनिट प्राप्त हो रही है। तो आप कह सकते हो कि द्वितीय श्रेणी से 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, तो 202 गुणा 20। तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40, 4440 रुपये। ये क्या है, यही मेरा आंसर हो जाएगा कि द्वितीय श्रेणी से मुझे कितना किराया मिल रहा है, 4440 रुपये मिल रहा है। बाकी का जो बचा हुआ किराया है वो कहाँ से मिल रहा है मुझे, वो पहली श्रेणी से मिल रहा है 606 रुपये। ठीक है, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट क्लास से मिलेगा। तो ये तो थे आपके कि A बराबर B क्रॉस C पे आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि आपको समझना है कि दो चीज़ों के गुणनफल पे अगर कोई तीसरी चीज़ डिपेंड कर रही है तो उसमें क्या ये मेथड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका अगले वाला टाइप। अगले वाले टाइप में क्या पूछा जाता है, अगले वाला टाइप इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि उसमें कोई संख्या किसी दो संख्याओं के जोड़ पर अगर डिपेंड करती है, यानी कि एडिशन पर अगर डिपेंड करती है, तो उस तरह क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए वो देख लेते हैं। अब आपका अगला टाइप देखिए दोस्तों, अगले वाला टाइप है आपका टाइप नंबर 2। इसमें क्या क्वेश्चन है, रिलेटेड टू A बराबर B प्लस C। यानी कि जब दो संख्याओं का जोड़, दो चीज़ों का जोड़ किसी तीसरी संख्या के बराबर हो तो आपको कैसे करना है, यानी जोड़ से संबंधित क्वेश्चन है आपके ये। इसमें आपको क्या अप्रोच करनी है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझना चाहूँ कि दो संख्याओं के बीच तीसरी संख्या कैसे उन पर डिपेंड करती है। जैसे आप कहते हो कि आपको कुछ सैलरी मिलती है, यानी कि आपको कुछ आय मिलती है, तनख्वाह मिलती है आपको। ठीक है, अगर तनख्वाह मिलती है तो आप उसमें से कुछ खर्च भी करते होंगे और कुछ बचाते भी होंगे अपने आगे फ्यूचर के लिए। तो वो क्या होगा कि जो आपकी आय है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, कि आप कुछ खर्च भी करते हो और कुछ बचा भी रहे हो। भाई जितना मिला आपने कुछ खर्च किया, कुछ बचा लिया आपके पास, तो वो क्या हो गया, आपका खर्च और बचत को मिला के ही तो आपकी आय हो गई। तो आप ये कह सकते हो कि आय किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आपकी खर्च प्लस बचत, इन दोनों चीज़ों पर क्या करती है, आपकी आय डिपेंड करती है। तो इससे संबंधित इस टाइप से जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, वो आपके इस वाले पैटर्न पे बेस्ड होंगे। तो देख लेते हैं इस पर कैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि A तथा B की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 2000 रुपये की बचत करते हैं तो आपको बताना है B की आय कितनी होगी। ठीक है, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, खर्च और बचत की बात आ गई है, तो यानी कि A बराबर B प्लस C से आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन। तो देखिए लिख लेते हैं पहले से, A और B आपको दो व्यक्ति दिए हुए हैं। अगर आप इनकी आय की बात करते हो तो आय कितनी है इनकी, 3:2 है। और अगर आप कहते हैं कि इनका खर्च क्या है, इनका खर्च का अनुपात कितना है, तो इनके खर्च का अनुपात है आपका 5:3। और आपको दे रखा है कि इनकी जो बचत है वो प्रत्येक की कितनी है, 2000 रुपये प्रत्येक। यानी कि दोनों क्या करते हैं, 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, तीनों तरीके सीख लेते हैं कि तीनों तरीके से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सी बात बताइए कि आपको पता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि पहला जो मेथड निकालेंगे फर्स्ट, वो देख लेते हैं कि फर्स्ट मेथड से आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। अगर खर्च प्लस बचत होता है तो यहाँ से अगर मुझे A की आय पता करनी है तो कितनी होगी भाई, A की आय हो जाएगी 3x और B की आय कितनी हो जाएगी, B की आय हो जाएगी 2x। अब यहाँ से अगर मैं खर्च की बात करता हूँ तो x
तो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो संख्या तो यहाँ नहीं काटी होगी या कॉमन ली होगी, यहाँ पे कुछ और संख्या होगी इनके बीच में। तो मैं कह सकता हूँ ये 5y होगा और b की खर्च कितना होगा, 3y होगा। अब मैं इसे इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल जाएगा। आप आय किसकी ले रहे हो, a की आय ले रहे हो, तो a की आय कितनी है, 3x। a के बारे में भी बात कर रहे हैं। 3x किसके बराबर होगा, जो इसका खर्च है कितना, 5y प्लस 2000। ये आपका यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 3x माइनस 5y बराबर कितने के है, 2000 के। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब ऐसे ही आप b के लिए अगर लिखते हो तो b के लिए क्या लिखो, b की आय कितनी है, 2x बराबर खर्च कितना है इसका, 3y और बचत कितनी है, 2000। तो खर्च प्लस बचत किसके बराबर हो जाएगी, आय के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी माइनस 3y बराबर 2000। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, 2 हो गई आपके पास इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं x को बराबर कर लेता हूँ। तो 2 की गुणा मुझे यहाँ करनी पड़ेगी और 3 की गुणा मुझे यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दोनों को x की वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। तो मुझे तभी तो दूसरी वैल्यू पता चलेगी जब मैं आपस में घटाऊंगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 में मैंने गुणा की 2 से, और इसे मैंने फिर माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को 3 से गुणा करके। तो यहाँ पे 2 की गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 2 दूनी 4000। ये आपकी इक्वेशन आ गई। नीचे 3 से गुणा करोगे तो 6x माइनस 3 तिया 9y बराबर 3 दूनी 6000। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। आप यहाँ से माइनस करोगे इसे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6x और 6x। यहाँ से आप देखेंगे आपको बचेगा माइनस y, और यहाँ से 6000 माइनस के हैं, 4000 प्लस के हैं, तो माइनस के 2000 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2000 आ गई। यानी कि आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू कितनी है, 2000 है। तो आप ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू आने से मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे खर्च पता चल जाएगा कितना है। अब देखिए यहाँ से y की आई है, अब x की निकालनी है, तो ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट कर लो। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। 2x माइनस 3, y की वैल्यू आई है 2000 बराबर है 2000 के। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाए, 3 दूनी 6, 6000 इधर जाएगा तो ये माइनस का है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर आ गया 8000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4000। मुझे दोनों की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको b की आय बतानी है, b की आय कितनी होगी। तो देखिए b की आय क्या हो जाएगी यहाँ से, या आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है b की आय कितनी थी हमारे पास, b की आय थी 2x निकालना था आपको। या तो आप x की वैल्यू रख के यहाँ पे 2 गुणा 4000, 8000 यहाँ से आपकी आय आ गई। या आप इससे निकालना चाहते हैं तो 2x बराबर क्या निकाला था मैंने, 3y प्लस 2000। तो यहाँ y की वैल्यू भी अगर आप रखते हैं तो कितना था, 3y प्लस 2000। अब y की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 2000। तो 2000 और 2 तिया 6000 यहाँ से मिलेगा और 2000 यहाँ से मिलेंगे। आपको टोटल कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ से 8000। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, b की आय निकाल सकते हो। ये तो था बिल्कुल बेसिक से कि आप बेसिक से कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को। तो बेसिक का तो इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते अपने एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं दूसरे मेथड से कैसे कर सकते। देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा मेथड हम क्या इस्तेमाल कर सकते थे। आपको पता है आपको निकालनी क्या है, आय निकालनी है। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अपने क्वेश्चन को कि आय में से अगर मैं बचत को माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। उसी वाले फॉर्मूले को आय बराबर खर्च प्लस बचत होता था, मैं बचत को इधर ले आया हूँ। तो क्या हो जाएगा, आय में से अगर मैं बचत निकाल दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना खर्च किया हुआ है। तो देखिए आपको पता है आय कितनी थी, आय का और जो उनका अनुपात दिया हुआ था a और b का, वो लिख लेते हैं पहले हम। a और b, आय का था 3 और 2 का, और 5 और 3 का क्या था, ये आय हो गई और ये हो गई खर्च, और 2000 रुपये दोनों बचा रहे थे। तो आय क्या थी, a की कहूँ तो 3x, इसमें से बचत कितनी है इसकी 2000, बटे b की आय
2x, बचत कितनी है 2000। ये किसके बराबर है, खर्च के। खर्च का अनुपात कितना है इनका 5:3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 5/3। तो यहाँ से आप ये डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। इसमें फिर वही करना है आपको, वज्र गुणा करनी है। 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6000 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 5 दूनी 10,000। ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अब 9 को मैं इधर ले आता हूँ और 10 को मैं इधर ले आता हूँ, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि ये 9 इधर 10 में से जाके माइनस होगा, तो यहाँ x बचेगा। 10,000 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4000। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4000 डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ b की आय कितनी थी 2x थी, तो आप कह सकते हो 2 गुणा 4000 यानी कि 8000। ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा यहाँ से। ये था इसको करने का दूसरा तरीका। अब इसे अपने वाले मेथड से देख लेते हैं कि अपने वाले मेथड से हम इसे कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको ये पता चल गया कि ये आय थी और ये खर्च थी, और दोनों क्या कर रहे थे, बचत कर रहे थे 2-2 हज़ार की। तो आप कह रहे हैं कि 2000 की यहाँ पे दोनों बचत कर रहे हैं। मैं दोनों प्लस होगी क्योंकि बचत कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो देखिए, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना था। इसकी इधर गुणा 3 तिया 9 5 दूनी 10। इनका अंतर कितना आ गया जी, इनका अंतर आ गया जी 1। अब 3 दूनी 6000 और 5 दूनी 10,000। इनका अंतर आ गया जी 4000 रुपये। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो अंतर है, ये अंतर इस अंतर के बराबर होता है। तो आप कहेंगे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4000। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4000 है मेरे पास, तो आप कह सकते हो कि आय कितनी हो जाएगी, बी की निकालनी है, तो 2 यूनिट बी की आय है, तो बी की 2 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 8000। तो इसका आंसर हो जाएगा 8000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गई बी की आय कितनी है 8000 रुपये है। ठीक है, इसका एक और मेथड है, मैं उसे भी आपको बता देता हूँ। लेकिन वो मेथड कहाँ काम करेगा, जब आपको ये दोनों जो वैल्यू हैं ये दोनों सेम दी होंगी। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाती तो ये वाला मेथड बेस्ट है, ये हर एक जगह काम करेगा आपका। वो मेथड कहाँ काम करेगा, वो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम दी होंगी। जैसे कभी आपसे दे दिया जाए कि संख्याओं में मैंने दोनों में एक ही चीज़ जोड़ी है तो आपकी क्या वैल्यू आई है, या संख्याओं में से एक ही चीज़ घटाई है तो क्या वैल्यू आई है। ऐसे ये वाला मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, ये वाला आप आय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं क्यों, उनमें इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों इस्तेमाल कर सकते हो उसमें डायरेक्ट सोल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर किसी की आय बढ़ती है, अगर 2 लोगों की आय बढ़ रही है, अगर एक 4 साल बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होता है 4 साल ही बढ़ता है। तो उस वाले का कंसेप्ट का इस्तेमाल हम उस वाले टॉपिक में करेंगे। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अल्टीमेट मेथड है, ये तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप वज्र गुणा करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। लेकिन उस वाले मेथड को हम वहाँ अप्लाई करेंगे कि जहाँ पे हमें 2 चीज़ें समान दी होंगी। ठीक है, उस वाले मेथड को भी सीख लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो टाइम बचाने में कई बार बहुत काम आ जाता है आपका। आप उससे भी क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दी हुई है बचत दोनों की अलग अलग, कि इसको कैसे करना है। हमें देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए तथा बी के खर्च का अनुपात दिया आपको 2:5 तथा उनकी आय का जो अनुपात है वो दिया आपको 3:7। यदि ए तथा बी क्रमशः 3000 व 5000 की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करो। अब आपको ए की आय बतानी है। अब दोनों की बचत क्या है, अलग अलग दी हुई है आपको। तो अलग अलग वाले में मैंने आपको बताया था, जो सेम वाला मेथड था अपना वो सेम वाले में लगाएंगे, और अलग वाले में हम प्रॉपर उस मेथड को लेके चलेंगे जिससे हमें आसानी से निकाल सकें। तो सीधा करते हैं डायरेक्ट। आपको ए और बी के बारे में क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो खर्च दिया हुआ है वो देख लेते हैं, और आय दी हुई है। आय कितनी है इनकी, आय है आपकी 2:5 के अनुपात में, नहीं आय का अनुपात है 3:7। और आपको जो खर्च का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:5। ठीक है, ये आपको इतनी सी बात दी हुई है। और इसके साथ दोनों की बचत जो है, एक की 3000 दे रखी है और एक की 5000, ये आपको बचत दे रखी है। तो अब इसमें करना क्या है, सेम मैंने आपको प्रोसेस बताया था, कुछ नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 थी क्या हो जाएगा 15। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 14।
अब ऐसे सेम इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 दिया 15,000 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं इनके बीच जो अंतर होता है वो अंतर किसके बराबर होता है, जो नीचे वाली जो चीज़ आती है उनके अंतर के बराबर होता है। तो इन दोनों को अगर अंतर में देखूं तो कितना आएगा 5,000 आ रहा है और ऊपर वाले का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाली 1 यूनिट है वो कितने के बराबर हो गई 5,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 5,000 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की 5,000 है तो आप देख रहे हैं कि आय ए की आय कितनी है 3 यूनिट और बी की आय कितनी है 7 यूनिट। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया ए की आय। तो ए की आय कितनी है हमारे पास 3 यूनिट है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी हो जाएगी 5,000 गुणा 3 यानी कि 15,000। और यही आपका आंसर था, आपको ए की आय निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करें, आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम में और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। चलिए अब इसमें अगले टाइप को देख लेते हैं। आपके एग्जाम में आते हैं सिक्कों से संबंधित सवाल कि आपसे पूछ लिया जाता है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया, कई बार आपको बता दिया कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दे दी या सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे दिया और आपसे पूछ लिया जाता है इसमें 25 पैसे की संख्या कितनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या तरीका होना चाहिए करने का वो देख लेते हैं और समझ लेते हैं सिक्कों वाले सवालों पर आधारित कैसे सवाल आते हैं आपके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सिक्कों से आधारित, सिक्कों पर आधारित किस टाइप के सवाल आते हैं। आपको एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि अगर आपको सिक्कों की कीमत पता है कि जैसे मैं कहता हूँ कोई सिक्का है उसकी कीमत या तो 1 रुपये होगी, 50 पैसे होगी, 25 पैसे होगी, या आपके पास नोट भी हैं तो 10 रुपये का नोट होगा, 20 रुपये का नोट होगा, तो उस नोट की कीमत क्या हुई आपकी 10 रुपये, या उस सिक्के की कीमत क्या हुई 1 रुपये या 50 पैसे, तो वो कहलाती है आपकी सिक्के की कीमत। ठीक है, तो अगर आपको सिक्कों की कीमत का पता है, सिक्के की कीमत जैसे मैं कह दूं आपसे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये क्या हो गई आपकी सिक्के की कीमत हो गई। अलग अलग टाइप का सिक्का, अलग अलग उसकी कीमत। और आपको अगर ये पता चल जाए कि सिक्कों की संख्या पता चल जाए, सिक्कों की संख्या आपको पता चल जाए, जैसे मैं कह दूं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपके पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ सिक्कों की संख्या अलग अलग पता चल गई, 5 है, ये 10 है, ये 20 है। तो आपसे कहा गया कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो आपको ये पता चल गया अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास इनका मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये के सिक्कों का। तो आप कहेंगे अगर मैं इनकी आपस में गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, इनकी आपस में गुणा कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है यहाँ से सिक्कों का मूल्य, कि सिक्कों का जो मूल्य होगा मुझे वो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे मैं 1 की 5 सिक्कों के साथ गुणा करता हूँ तो मेरे पास 5 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही मैं 50 पैसे की 10 सिक्कों के साथ गुणा करता हूँ तो देखो आपको पता है 10 सिक्के हो गए, तो इसका मतलब क्या है, अगर 10 सिक्कों में 50 पैसे के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, आपको पता है कि 5 रुपये बनेंगे, क्योंकि 50 पैसे का 2 सिक्के मिलाते हो तो 1 रुपया बनता है। तो 10 सिक्के अगर 50 पैसे के होंगे तो कितने 5 रुपये हो जाएंगे आपके पास। ऐसे ही आपके पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, अगर 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो आप कहते हो कि 1 रुपया तब बनता है कि जब 4 सिक्के हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको कितना, यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा 5 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये कैसे आया, या तो आप इन्हें पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आप 25 की 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 25 दूनी 50 यानी कि 500, आपके पास क्या आ गए 500 पैसे आ गए, 500 पैसे आ गए। अब आपको पता है कि ये क्या है 25 पैसे के सिक्के हैं और ये इनकी कुल कीमत है 500 पैसे। अगर आपको इन्हें रुपयों में बदलना है तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5 रुपये मिल जाएगा। ऐसे ही आप इनकी गुणा करते हो तब भी क्या मिलता है आपको 500 पैसे मिलेगा। 500 पैसों को आप 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मुझे इसे रुपयों में बदलना है तो रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा तो भी आपको 5 रुपये मिलेगा। और यहाँ तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आपको इन क्वेश्चन में कि कीमत की अगर संख्या से गुणा कर दी जाए तो मुझे सिक्कों का मूल्य मिल जाता है। या मैं कह सकता हूँ अगर मूल्य को मैं कीमत से भाग दे दूँ, अगर ये वाली चीज़ मैं यहाँ लेके आ जाऊँ
सिक्कों के मूल्य को अगर मैं इसकी कीमत से भाग दे दूं तो मुझे सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि भाई 5 रुपये ही है मेरे पास और ये कीमत किसकी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की है, तो मैं 5 रुपये को अगर 50 पैसे से भाग देता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये 10 सिक्कों की संख्या मिलनी चाहिए। तो आप 5 रुपये को 50 पैसे से भाग दोगे, ये पैसे हैं ये रुपए हैं, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए पैसों में 100 से गुणा करना पड़ेगा। 50 से भाग दोगे तो 2 5 दूनी 10, आपके पास क्या मिल जाएगा, 10 सिक्के। तो बस इन्हीं के बीच संबंध रहता है, इन दोनों की गुणा पे मूल्य डिपेंड करता है और इनको हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगर मूल्य दिया है, कीमत दी है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जैसा जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसी टाइप से उसे करते रहेंगे। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन को कैसे आपको इजी बनाना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:2:3 हो तथा सिक्कों की कुल संख्या 1050 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको इसमें दिया क्या है, इसमें आपको सिक्कों की संख्या दी है और आपको उनकी कीमत का भी पता है। क्यों? क्योंकि कीमत ही तो दे रखी है वो ऊपर, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और आपको क्वेश्चन में दिया है सिक्कों की कुल संख्या 1050 है। तो देखिए आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और क्वेश्चन में आपको थैले में सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया पकड़ने के लिए कि आपको यहाँ पे सिक्के की कीमत क्या दी थी। आपको सिक्के की कीमत है आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और संख्या क्या है, संख्या का अनुपात कितना दिया है आपको, संख्या का अनुपात दिया है आपको 5:2:3, और साथ में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है आपके पास, सिक्कों की कुल संख्या आपके पास 1050 टोटल सिक्के जो आपके थैले में हैं। अब आपको क्या करना है, जब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है आपको और यहाँ पे सिक्कों की संख्या ही है आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। जितने सिक्के 50 पैसे के हैं यहाँ पे, उतने सिक्के इसमें से निकाल लेते हैं तो वो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे आपके। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ टोटल सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 5 सिक्के 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो टोटल अगर सिक्के की मैं बात करूँ, टोटल कितने हो, 5 और 2 7 और 3 10 यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, टोटल मेरी हो जाएगी सिक्कों की संख्या। अब ये 10 यूनिट किसके बराबर दी हुई है, 10 यूनिट दी हुई है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास 1050, तो ये 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी 1050 के। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालोगे आप कितने के बराबर आ जाएगी, 105 के बराबर आ जाएगी। अब आपको पता है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 यूनिट है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि 2 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा 2, यानी कि 210। तो 210 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के। अगर किसी और के पूछ लेता आपसे तो उसी यूनिट में आप गुणा कर देते। जैसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ लेता तो आप क्या कहते, 5 गुणा 105, यानी कि 525 सिक्के किसके हो जाएंगे, 1 रुपये के हो जाएंगे। ऐसे ही आपसे 25 पैसे के पूछ लेता तो 3 गुणा 105, यानी कि 315 सिक्के हो जाते हैं हमारे 25 पैसे के। तो आपको बस इतनी चीज़ समझनी है कि यहाँ पे जो आपको दिया होगा वो चीज़ देखनी है कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और साथ में ये देखना है आपको कि थैले के अंदर सिक्कों की संख्या दी हुई है कि सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है। उसी के ऊपर आपके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 1050 है। यानी अब की बार भी आपको थैले में क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दी हुई है। यदि इनके मूल्य का अनुपात क्रम से 5:2:3 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि जो उनका मूल्य होगा उनका अनुपात दिया हुआ है। जैसे मैं इस बात को समझाना चाहूँ तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना है आपके पास, तो आप कहेंगे कि दिया है मुझे 5:2:3,
अब ये मूल्य का दिया हुआ है आपको, ठीक है। और साथ में आपको दे रखा है क्या, सिक्के की कुल संख्या आपके पास कितनी है, सिक्के की कुल संख्या आपके पास 1050। अब देखिए, आप इतनी सी बात समझिए कि आपके ये बता रखा है कि 1 रुपये का अगर 1 रुपये की जो कीमत वाला जो सिक्का है उसका टोटल मूल्य आपके थैले के अंदर 5 यूनिट है, या आप कह सकते हैं 5 रुपये है। और अगर 50 पैसे के सिक्कों की मैं बात करता हूं तो उनका मूल्य 2 रुपये है, और 25 पैसे के सिक्कों की बात करता हूं तो उनका मूल्य 3 रुपये है। तो आप एक छोटी सी बात यहाँ पे समझिए कि अगर आपके पास 1 रुपये के सिक्के का मूल्य 5 रुपये है तो आप कह सकते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से सिक्कों की संख्या निकाल लेता हूँ, कितनी होगी सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है थैले में अगर 5 रुपये हैं मेरे पास तो 1-1 रुपये के अगर मैं सिक्के बनाना चाहूँ तो कितने बना सकता हूँ, 5 ही सिक्के बना सकता हूँ। तो कैसे पता चला, 5 गुणा 1, जितना उसकी कीमत होगी। अनुपात, अगर थैले में आपके पास 2 रुपये हैं और ये 50 पैसे के आपके सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों से मिलकर 2 रुपये बने, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 रुपये तो हैं, और अगर आप 50 पैसे के बनाते हो रुपए तो आपको पता है 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं, तो आप कहोगे 2 गुना 2, 4 सिक्के जब मिलाओगे तभी तो आपको 2 रुपये मिलेंगे 50 पैसे के। तो यहाँ से आपके 50 पैसे, ऐसे ही आपके पास यहाँ 3 हैं और आपको पता है 25 पैसे में 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं। तो 3 रुपये को बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी, 4 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा 5:2 दूनी 4 अनुपात 4 दिए 12। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्कों की संख्या का अनुपात, कि उनके सिक्के की संख्या कितनी है, 5 है, 4 है और 12 है। अब यहाँ से आपको ये पता चलेगा सिक्कों की संख्या। अब आपको थैले में भी सिक्कों की क्या दिया हुआ है, संख्या दी हुई है। यहाँ से टोटल निकाल लेता हूँ, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 यूनिट आपकी कुल हो गई। अगर 21 यूनिट कुल हो गई है तो आपको पता है ये 21 यूनिट कितने के बराबर है, 1050 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1050/21, यानी 21 पंजे 105, 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, आपसे पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास, 12 यूनिट है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी संख्या हो जाएगी 12 गुणा 50, यानी कि 600 सिक्के। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास, 600 सिक्के हैं मेरे पास। तो इस तरीके से आपको बस समझना है कि आप चेंजमेंट कैसे करोगे क्वेश्चन के अंदर। ये चेंजमेंट आप सीखिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत बनाना आ जाएगा कि मुझे किससे कहाँ गुणा करनी है और कैसे मुझे सिक्कों की संख्या या सिक्कों का मूल्य निकालना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य आपको 1350 रुपये दिया हुआ। अब की बार क्या दिया हुआ आपको, थैले में कुल मूल्य दिया हुआ है। यानी कुल मूल्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पर्स में कुछ पैसे हैं, कुछ नोट हैं, कुछ 100 के होंगे, कुछ 200 के होंगे, कुछ 500 के होंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ 10 के होंगे, कुछ 20 के होंगे। तो ऐसे ही उस थैले के अंदर सिक्के दिए हुए हैं। तो आपके पर्स के अंदर कुछ टोटल अमाउंट होगा कि वही अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ कि उस थैले के अंदर टोटल 1350 रुपये हैं। अगर मैं सिक्कों को गिनकर देखता हूँ, यदि आपको दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:2:3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए कुल मूल्य कितना दिया हुआ आपको, कुल मूल्य आपको दिया हुआ 1350 रुपये, और यहाँ पे संख्या का अनुपात कितना है, संख्या का अनुपात है आपके पास 5:2:3, सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे एक इतनी सी बात समझिए कि यहाँ के आपको संख्या का अनुपात दिया है और यहाँ मूल्य दिया हुआ है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको इनके मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ थैले में क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है टोटल। तो इसको अगर मैं मूल्य में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो देखिए सिक्कों के मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए आपको पता है
कि आपके पास सिक्कों की संख्या 5 है। तो जब आपको पता है कि ये 1 रुपये के हैं, ये 50 पैसे के हैं और ये 25 पैसे के हैं। अगर 1 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं तो उनका मूल्य टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे उनका मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना होगा? आप कहोगे 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो इनका मूल्य 1 रुपये होगा मेरे पास। ऐसे ही आप कहते हो 25 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, अगर 25 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो कितना मूल्य हो जाएगा? आप कहोगे मेरे पास 75 पैसे हैं। 75 पैसे ही तो बोलोगे क्योंकि 25 तिया 75 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों रुपए में है, ये पैसे में। आपको या तो सारे के सारे आपको रुपए में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो अगर रुपए में कन्वर्ट करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 से डिवाइड करोगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो आपके पास अनुपात क्या आ गया? 5:1:3/4। और आपको पता है अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता या भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो भिन्न के रूप में नहीं, मुझे भिन्न खत्म करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से मुझे पूरे अनुपात में गुणा करनी पड़ेगी, तो मेरे नीचे का 4 खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 4 और ये रह जाएगा 3, क्योंकि 4 से वो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरा सिक्कों के मूल्य का अनुपात, कि थैले के अंदर जो मूल्य है उनका अनुपात आ गया। अब टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल कितना है मेरे पास? 20 और 4 24 और 3 27, 27 यूनिट मेरे पास टोटल आ गया। क्या? सिक्कों के मूल्य, कि 27 यूनिट होगा उस थैले के अंदर। लेकिन उस थैले के अंदर मुझे दिया कितना है? 1350, यानी कि 27 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे? 1350 रुपये के। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 135/27 ये आ जाएगा। तो अगर आप इसे काटते हो तो इसे अगर काटोगे कितना आ जाएगा? 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 50। तो आप कहते हो कि 1 यूनिट की मूल्य कितना आ गया? 50 रुपये आ गया। अब जब 1 यूनिट का मूल्य 50 है तो आप कह सकते हो कि यहाँ से भाई मुझे सवाल में आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी। तो मुझे पहले तो 50 पैसे के जो मूल्य है वो निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है मेरे पास? 4 यूनिट है। तो आप कहोगे 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 यूनिट 50 के बराबर थी और मेरे पास टोटल कितने यूनिट हैं? 4 यूनिट हैं। तो आप कहोगे 200 रुपये, यानी कि उस थैले के अंदर 1350 में से 200 रुपये किसके हैं? 50 पैसे के सिक्कों के हैं। अगर 200 रुपये 50 पैसे के सिक्कों से मिलके बने हैं तो आप कह सकते हो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? सिक्कों की संख्या हो जाएगी 200 रुपये हैं और 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो आप कहोगे 400 सिक्के। और यही आपको आंसर निकालना था कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके थैले में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। बस इतनी सी बात समझनी है कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा ये अनुपात किस चीज़ का दिया है? सिक्कों का दिया है कि मूल्य का दिया है? और साथ में ये देखना है आपको थैले के अंदर मूल्य का दिया है कि सिक्के दिए हुए हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं सिक्कों पर आधारित, और आपको इन्हें इस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने इसी के अनुपात से रिलेटेड चैप्टर है आपका पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। तो साझेदारी को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें से बनाए जा सकते हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो साझेदारी से आते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक जो इसी का टाइप है, एक साझेदारी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं साझेदारी होती क्या है। जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी एक साथ मिलकर कुछ धन लगाकर व्यापार शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। कि दोनों ने कुछ धन लगाया और दोनों ने एक व्यापार शुरू कर दिया, तो दोनों ने क्या किया? साझे में पैसा लगाया और उसे साझेदारी से व्यापार शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यापारी कुछ टाइम के लिए पैसा लगाएगा, एक व्यापारी कुछ टाइम के लिए पैसा लगाएगा, या दोनों बराबर समय के लिए पैसा लगाते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है आपसे? इसमें पूछा जाता है कि लाभ या हानि जो होती है साझेदारी में, कोई भी व्यापार अगर आप शुरू करते हैं तो या तो उसमें लाभ होगा या हानि होगी। तो वही आपसे पूछा जाता है कि उनका लाभ या
हानि कितनी कितनी दोनों के हिस्से में आ जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप से बनते हैं। तो जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि भाई पार्टनरशिप में जो लाभ हानि है वो किस अनुपात में बढ़ता है, तो आप कहेंगे कि साझेदारी में जो लाभ या मुझे हानि होगी वो किस अनुपात में बटेगा, जो साझेदार द्वारा पूंजी लगाई होगी। भाई एक साझेदार अगर ज़्यादा पूंजी लगाता है, एक कम लगाता है, तो ज़्यादा वाले को ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, कम वाले को कम लाभ मिलना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि उसने कितने समय के लिए लगाई हुई है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि सबसे पहले तो मैं साझेदारी लिख देता हूँ, क्या होती है साझेदारी या पार्टनरशिप। क्या होती है, दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा पूंजी लगाकर व्यापार करना साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। यानी कि दो व्यापारियों ने पूंजी लगाई तो वो क्या हो गया, आपका साझेदारी हो गया कि पार्टनरशिप में पैसा लगा दिया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लाभ और हानि होती है, लाभ या हानि होती है, उसका बंटवारा अगर आपसे कहा जाए कि उसका बंटवारा कैसे होगा, तो उसके लिए समझ लेते हैं कि जैसे एक व्यापारी X ने M समय के लिए, M समय क्या होगा इसमें, या तो महीने होंगे आपके या वर्ष होंगे, कि कुछ महीने के लिए लगाएं या कुछ सालों के लिए लगाएं। एक व्यापारी X ने M समय के लिए तथा दूसरे व्यापारी Y ने N समय के लिए क्रमशः A व B पूंजी लगाई, तो उनका लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए, एक तो है आपका X व्यापारी, एक है आपका Y व्यापारी। X व्यापारी ने A पूंजी लगाई है कितने समय के लिए, M समय के लिए, और जो आपका Y व्यापारी है उसने कितनी पूंजी लगाई है, B पूंजी लगाई है कितने समय के लिए, N समय के लिए। तो उनका जो लाभ और हानि होगा वो क्या हो जाएगा कि लाभ हानि का जो अनुपात होगा वो किस अनुपात में बढ़ जाएगा, X और Y अगर दो व्यक्ति हैं तो इसने A पूंजी लगाई है N समय के लिए और इसने B पूंजी लगाई है M समय के लिए। उल्टा तो नहीं लिख दिया, Y ने N समय के लिए लगाई है तो यहाँ N हो जाएगा और ये M हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इनके लाभ और हानि का अनुपात हो जाएगा कि इस अनुपात में क्या होगा, आपको उनकी लाभ या हानि बांट दी जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं लगाई गई पूंजी गुणा समय। तो इसके अनुपात में क्या हो जाएगा, आपका लाभ या हानि आपकी बढ़ जाएगी। तो इस पे देख लेते हैं दोस्तों किस टाइप के आपके क्वेश्चन, किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पार्टनरशिप का, साझेदारी का, कि कह रहा है रमेश व महेश ने क्रमशः 20,000 तथा 25,000 के निवेश की साझेदारी से एक व्यापार शुरू किया है। 2 वर्ष बाद हुए कुल लाभ रुपये 1,80,000 में महेश का आपको भाग बताना है कि महेश को कितना मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात कह लेते हैं कि कौन कौन है, एक तो रमेश है और एक महेश है। इन दोनों व्यापारियों ने पैसा लगाया है, कितना कितना, तो इनका पैसा लिख देते हैं। रमेश ने लगाया है 20,000 और महेश ने लगाया है 25,000। इन दोनों ने पैसा लगाया। अब देखिए, इनको अगर आपको लाभ और हानि ही निकालना है तो आपको पता है कि लाभ और हानि किस अनुपात में बढ़ता है, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी और लगाए गए समय के अनुपात में। तो कितने साल के लिए लगाया है, दोनों ने 2 साल के लिए लगाया, तो 2 वर्ष बाद ही तो आपको लाभ हो रहा है। तो 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, या आप यहाँ लिख सकते हो सीधा 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 25,000 कितने वर्ष के लिए लगाए हैं, 2 वर्ष के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये लाभ का अनुपात हो गया। ये क्या हो गया, लाभ का अनुपात।
कि लाभ किस अनुपात में बट रहा है, इस अनुपात में बट रहा है। तो जो यहाँ से संख्या कटेगी मैं उसे काट लेता हूँ और जो बचती है उसे देख लेता हूँ कितना। आपको पता है यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 20 और 25 बचा, तो 5 चौक 20 होता है और 5 पंजे 25 होता है। तो आप कहोगे कि लाभ किस अनुपात में बटेगा, 4:5 के अनुपात में लाभ उनका बट जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लाभ की बात करूँ तो कुल कितना है मेरे पास लाभ, आप कहोगे 5 और 4 टोटल 9 यूनिट मेरे पास लाभ है कुल। अब ये 9 यूनिट तो आपको पता चल गया कि 9 यूनिट होगा टोटल लाभ, उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1,80,000, 1,80,000 आपको क्वेश्चन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो आपसे पूछा है कि महेश का लाभ आपको ज्ञात करना है, महेश का भाग कितना होगा। महेश का भाग कितना है जी, 5 यूनिट है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा महेश का भाग कितना आ जाएगा। महेश का भाग आ गया 5 गुणा 20,000 यानी कि 1,00,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए ये तो था बिल्कुल आराम से सिंपल वे में करने का तरीका इसको। यहाँ पे आप इसे छोटा कैसे कर सकते थे कि आपको ये पता था कि आपको पता 20,000 और 25,000 रुपये दोनों लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि इनको मुझे अनुपात में लिखना है, तो मैं पहले ही इनकी जितनी जीरो कॉमन है वो निकाल लेता यहाँ से कि मैं डायरेक्ट लिख देता। आपको पता चल गया था कि 20 और 25 हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 3 जीरो उसमें से निकल जाएंगे और 3 जीरो यहाँ से निकल जाएंगे, तो 20-25 का अनुपात हो गया। अब देखिए जब भी क्वेश्चन आता है कि दोनों बराबर साल के लिए पैसा लगाते हैं, जैसे 2 वर्ष के लिए इसने पैसा लगाया था, 2 ही वर्ष के लिए इसका पैसा लगा था, तो अगर आप इसे यहाँ 2 से गुणा कर रहे हो, 2 से गुणा कर रहे हो, तो आपको पता है कि 2 से 2 तो कट ही जाना है। अगर दोनों बराबर समय के लिए पैसा लगाते हैं तो आपका समय मायने नहीं रखेगा कि आपको यहाँ समय लिखने की ज़रूरत पड़े कि मैं यहाँ 2 वर्ष से और 2 वर्ष से गुणा करूँ। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता था यहाँ से कि मेरा अनुपात यही रहेगा 20 और 25 का, तो मैं सीधा काटता 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4:5। इतनी चीज़ें मुझे करने की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 20,000 गुणा 2 वर्ष, 25,000 गुणा 2 वर्ष। तो इस तरीके से आप समझें बात को कि आप पहले ही उसे उतनी चीज़ें लिखो जितनी आपको वहाँ पे ज़रूरत है, अपने समय को बचाओ। तो चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पार्टनरशिप का, ये रहा आपका क्वेश्चन। राम ने रुपये 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, यानी अभी तक राम ही है और उसने 40,000 रुपये लगाए और व्यापार आरंभ कर दिया। 7 महीने बाद 48,000 की पूंजी लगाकर सोनम भी इस व्यापार में शामिल हो गई। यानी कि सोनम कब आई है, जब 7 महीने उसे पैसा लगाए हो चुके थे, किसे, राम को, इस व्यापार में शामिल हो जाती है। वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ रुपये 4563 में से सोनम को कितना धन मिलेगा। आपसे पूछा गया कि सोनम उस लाभ में से कितना हिस्सा लेगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कौन कौन है हमारे पास। एक तो राम है और दूसरा कौन है, सोनम। आपको इतना पता चल गया कि एक राम और एक सोनम है, उस कितनी पूंजी लगा रहे हैं ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम ने शुरुआत की थी 40,000 रुपये लगा के और सोनम ने कितने लगाए, 48,000 रुपये लगाए। अब राम ने शुरुआत की तो राम तो 1 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है, लाभ जो हमें दिया हुआ है वो 1 साल के अंत में दिया हुआ है। यानी कि राम का पैसा कितने टाइम के लिए लगा है, राम का पैसा पूरा 12 महीने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या करूँगा मैं 12 से गुणा कर दूंगा क्योंकि इसका पैसा 12 महीने के लिए लगा। अब सोनम को देख लेते हैं, सोनम ने पैसा कितने महीनों के लिए लगाया है। तो आप कहेंगे सोनम आई है 7 महीनों के बाद, यानी कि 7 महीने पूरे हो चुके थे और 7 के बाद आई है, तो बाद के बच्चे कितने, 12 में से 7 गए, तो आप कहोगे सोनम का पैसा कितने, 5 महीनों के लिए आपका सोनम का पैसा लगा हुआ है। तो लाभ किस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में आपका लाभ बटने वाला है। तो देखिए आपको जब पता है कि 0 से 0 कटने वाली है तो स्टार्टिंग में ही आप लेके चलते कि 40 और 48 का ही रेशियो रहेगा, इतनी 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। यहाँ पे इसने 12 महीने लगाए थे और इसने 5, तो आपका लाभ किस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में बटेगा। जो कटता है वहाँ से काट दीजिए, 12 चौक 48, 4 से 10 और 5 से 2, यानी कि आपको पता चल गया 2:1। लाभ किस अनुपात में बटेगा,
2 हिस्से राम के पास रहेंगे और 1 हिस्सा किसके पास रहेगा, सोनम के पास। तो टोटल देख लेता हूँ मैं यहाँ से कितना हो गया, टोटल हो गई मेरी 3 यूनिट, 3 यूनिट हो गए टोटल लाभ। और टोटल लाभ कितना दिया हुआ आपको, 4563 रुपये। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3, 5, 2, 1, 1521 रुपये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अब सोनम का लाभ कितना है भाई, 1 ही यूनिट है, तो आपको ये पता चल गया, यही क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, 1 यूनिट 1521 रुपये। यही आपको सवाल में निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ए ने 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद बी 40,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया तथा उसके 6 महीने बाद सी रुपये 90,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। सी भी क्या आ गया, उसके 6 महीने बाद सी भी व्यापार में शामिल हो गए। तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है आपको, 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन है आपके पास, एक तो ए है, एक आपके पास बी है और एक आपके पास सी है। अब आपको पता है, मैं सीधा कहता हूँ कि आपको 20,000 रुपये लगा रहा है, एक लगा रहा है आपका 40,000, एक लगा रहा है 90,000। तो देखिए सब में 4 जीरो कॉमन आ रही है, तो क्या करो आप इन जीरो को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये कट जानी है आपकी, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे 2 ही लिख लेता हूँ मैं, यहाँ 4 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ, क्योंकि इनकी चारों की चारों जीरो आपस में कॉमन है, तो अनुपात में वो क्या हो जाएंगी, वो कट जाएंगी, ठीक है। अब इनका समय देख लेते हैं, कितने समय के लिए पैसे लगा रहे हैं। तो शुरुआत किसने की है व्यापार की, ए ने की है, तो यानी कि ए ने तो 2 वर्ष बाद लाभ बता रहा है, तो यानी कि ए का पैसा पूरे महीने के लिए लगा होगा, पूरे 2 साल के लिए। तो आप कह सकते हो यहाँ से ए ने पूरा 24 महीने के लिए पैसा लगाया होगा आपके। अब बी क्या कह रहा है, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ है, बी 6 महीने बाद आता है और व्यापार में शामिल होता है, यानी कि 24 में से 6 महीने आपको कम करने पड़ेंगे, तो इसका पैसा कितने महीने के लिए लगा होगा, 18 महीने के लिए लगा होगा। आगे कह रहा है कि उसके भी 6 महीने बाद सी आया है, यानी कि इसके बी के भी 6 महीने बाद आया है, तो आप कहोगे इसका पैसा सिर्फ 12 महीनों के लिए लगा हुआ है। तो अब यहाँ से जो कुछ कटता है आप उसे काट लीजिए, जो रहता है छोड़ दीजिए। 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। क्या क्या और कट रहा है, 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 और 2 ये कट जाएगा आपका। तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 9। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लाभ का अनुपात। लाभ किस अनुपात में बट रहा है, 4:6:9 के अनुपात में आपका लाभ उनका बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कीजिए चीज़ों को, समय बचाइए अपना, जितना समय लिखने में टाइम क्यों बर्बाद करना अपना, जब हमें पता है चीज़ें आपस में कटनी ही हैं तो उन्हें पहले ही काट लीजिए और अपने समय की बचत कीजिए। चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए ये रहा आपका अगले टाइप का क्वेश्चन पार्टनरशिप से। सुरेश ने 36,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद रमेश रुपये 45,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 6:5 के अनुपात में बांटा जाता है। अब की बार आपको लाभ दे दिया गया है कि लाभ किस अनुपात में आपका बांटा जा रहा है दोनों व्यापारियों के बीच। तो व्यापार प्रारंभ होने के कितने महीने बाद रमेश व्यापार में शामिल हुआ था, आपको ये निकालना है। अब इसमें आपसे टाइम पूछ लिया जा रहा है कि रमेश कितने महीने बाद शामिल हुआ था, या कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि रमेश ने अपना पैसा कितने महीनों के लिए लगाया। तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो सुरेश है और दूसरा कौन है, रमेश है। इन दोनों के बीच हमें संबंध बताना है। तो आपको पता है एक तो 36,000 लगा रहा है, एक 45,000 लगा रहा है। तो आपको पता है कि दोनों में 3-3 जीरो कॉमन आएंगी, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। ये 36 लगा रहा है और ये 45 लगा रहा है। अब आपको पता है वर्ष के अंत में लाभ मिलना है। तो आपको पता है सुरेश ने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो इसने तो पूरे 12 महीनों के लिए पैसा लगाया होगा। और आपको पता है कि रमेश कुछ टाइम बाद आया है, तो मैं कह देता हूँ मुझे रमेश का पता नहीं है कितने महीनों के लिए पैसा लगाया है, तो मैं मान लेता हूँ इसने x महीनों के लिए आपका पैसा लगाया है। अब देखिए आपको पता है यहाँ से क्या कट रहा है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यहाँ से आ गया 12 चौक 48 और ये आ गया 5x। ये क्या हो गया इनका, ये लाभ का अनुपात हो गया।
कि लाभ का अनुपात किस अनुपात में बढ़ना चाहिए था, 48:5x के अनुपात में आपका लाभ बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6:5, ये आपको अनुपात दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा। अगर ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है तो इसे आप लिख सकते हैं 48/5x किसके बराबर होगा, 6/5 के बराबर होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या यहाँ से इसे कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 से 6 48। यहाँ से आ गया आपका x, इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया आपका 8 आ गया, यानी कि x की वैल्यू है आपके पास 8। अब ऐसा मत कीजिएगा, आपने ऑप्शन में देखा 8 महीने और आपने अपना आंसर लगा दिया। ये x मैंने क्या माना है या किस चीज़ के लिए लिया है, आपको इस चीज़ को देखना है। ये जो आपने x लिया है ये आपने लिया है कि रमेश ने कितने महीनों के लिए पैसा लगाया है। तो यहाँ से जो मुझे x पता चला है कि x ने क्या किया है, 8 महीने पैसा लगाया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कितने महीने बाद रमेश व्यापार में शामिल हुआ है। तो व्यापार में शामिल कितने महीने बाद हुआ होगा, 4 महीने बाद। अगर 4 महीने बाद रमेश आएगा तभी तो पैसा 8 महीनों के लिए लगा पाएगा। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वहाँ जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि 8 महीने पे आप आंसर लगा के आ जाए और आपका आंसर वहाँ पे गलत हो जाए। तो थोड़ा सा आराम से देखना है कि आप पूछा क्या जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन हो गया आपका साझेदारी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला किस टाइप का आपका क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे टाइप का क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ए तथा बी ने क्रम से 60,000 तथा 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद ए ने आधी पूंजी वापस ले ली तथा उसी समय बी ने 2/5 पूंजी निकाल ली। यानी कि 3 महीने बाद क्या हुआ कि ए ने तो आधी पूंजी निकाल ली उस पूंजी में से अपनी वापस, और उसी टाइम पे 3 महीने बाद ही बी ने क्या किया है, अपनी 2/5 पूंजी वापस निकाल ली। इसके 3 महीने बाद सी 90,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है। यानी ये केस होने के बाद जब उन्होंने पैसा निकाल लिया उसके 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद सी आया और 90,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, आपसे ये पूछा गया कि लाभ उनको किस अनुपात में मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना था इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आपके पास 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। 3 व्यक्ति हैं आपके पास। तो सबसे पहले ए और बी ने व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू कितने से किया, 60,000 50,000 लगाए। और देखिए सी भी कितने लगा रहा है, 90,000 लगा रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं 60 लिख लेता हूँ और यहाँ से 50 और यहाँ से 90 लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 3 जीरो सब में कॉमन है। मैंने अब आप कहोगे जी 4 जीरो कॉमन थी, यहाँ से 4 जीरो काट देनी चाहिए थी। तो देखिए क्वेश्चन में पैसे वापस निकाले जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अगर काट देते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कैलकुलेशन करने में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद हुआ ना, यानी कि ए और बी 3 महीने तक पैसे लगाते हैं। कितना कितना लगाते हैं, 60 और 50। यानी कि जब व्यापार शुरू किया था इन्होंने 60,000 और 50,000 रुपये लगाकर, तो 3 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने पैसे लगाए रखे। तो ये 60,000 और 50,000 कितने महीने तक लगे रहे हैं, आप कहोगे 3 महीने तक दोनों के लगे रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या किया, ए ने तो अपना आधा पैसा वापस ले लिया। अब ए के पास, ए ने कितने लगाए हुए हैं, 60 लगाए थे, अगर आधा वापस ले लेता है तो आप कहोगे कि बचा हुआ कितना, 30 बच गया। अब ये तो 3 महीने के लिए लगा, तो इसलिए मैंने इसको 3 से गुणा की, क्योंकि 60,000 का जो राशि थी या 60 की जो राशि है वो कितने, 3 महीने के लिए आपकी लगी थी। अब बाकी की राशि कितनी बची, 30,000, क्योंकि आधी उसने वापस निकाल ली। ये कितने टाइम के लिए लगी होगी भाई, साल के अंत में लाभ पता चला है तो 3 महीने यहाँ हो चुके हैं, तो ये 30,000 अब 9 महीनों के लिए लगे हुए होंगे। ऐसे ही मैं बी की देख लेता हूँ, 50 उसके 1000 थे और 3 महीने के लिए उसने शुरुआत में पैसे लगाए रखे अपने। उसके बाद कह रहा है कि जब ए ने पैसे निकाले थे उसी समय बी ने 2/5 पूंजी वापस निकाल ली। अब इस 2/5 का क्या मतलब हुआ, इस 2/5 का इतना सा मतलब है
कि नीचे वाली जो संख्या है वो होती है ओरिजिनल। इतनी सी बात समझिए, इसको मैं आगे आपके आने वाले चैप्टर में जब हम परसेंटेज करेंगे या कुछ भी चीज़ करेंगे, लाभानी करेंगे, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, उसमें डिटेल से बताएंगे आपको कि नीचे वाली जो चीज़ होती है वो ओरिजिनल होती है और जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो भाग होता है जो इसमें से ओरिजिनल में से या तो निकाला गया है या डाला गया है या जो भी है ऊपर के बारे में जानकारी होती है कि ऊपर वाला पार्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है कि ऊपर वाले पार्ट के साथ क्या किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि 2/5 निकाल लिया गया, यानी कि 5 उसका ओरिजिनल था और 5 में से 2 क्या हुआ, उसने निकाल लिया। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि 5 जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, उसकी 50,000 के बराबर थी, या यहाँ से कहूँ तो सिर्फ 50 के बराबर थी, क्योंकि 3 जीरो में काट चुका हूँ। तो 5 यूनिट थी 50 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 2 यूनिट वो निकाल चुका है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू बताऊँ तो 20, यानी कि 20 उसमें से निकाल चुका है। 50 में से अगर 20 निकल गए तो आपके पास बचेंगे कितने, 30, यानी कि अब वो कितनी 30 उसकी राशि बच गई है। और वो कितने समय के लिए उसे लगाएगा, 1 वर्ष के अंत में, यानी कि 3 महीने पहले हो चुके हैं, तो 9 महीने यहाँ पे बाद के हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं सी की। सी आता कब है, ये केस होने के भी 3 महीने बाद आता है, जब ये दोनों पैसे निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे कि ये 90 उसने कितने 6 महीनों के लिए लगाए होंगे, क्योंकि 1 साल का पूरा हो जाएगा, सिर्फ 6 महीने बाद ही 1 साल पूरा हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ गया इनके लाभ का। तो लाभ किस अनुपात में बटेगा। अब यहां से जो आपको कॉमन दिखता है वो आप काट सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अभी भी देखो, मुझे सब में 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और ये भी 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ सीधा ही। यहाँ से मिल गया मुझे 6 × 18 प्लस 9 × 27, 5 × 15 प्लस 9 × 27 और यहाँ से 9 × 54। तो ये अनुपात हो गया। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12, 2 1 2 और 1 3 और 1 4 42 और ये हो जाएगा 54। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 15 और 3 से काटोगे 3 और 3 चौक 12, 14 × 42। अगर इसे काटते हो तो आप 18 × 54 हो जाएगा। अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, अब कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ 7 ये आ जाएगा। तो आपका लाभ का क्या अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात आ गया 15:14:18। तो इस अनुपात में उनका लाभ बढ़ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुभाष, विनोद और सुनील मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में सुभाष कुछ राशि का निवेश करता है। अब की बार क्या है, कुछ राशि का निवेश कर रहा है सुभाष, लेकिन आपको वो राशि नहीं दी हुई है। 6 महीने बाद विनोद उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी आप कहेंगे जितना धन सुभाष ने लगाया था उससे दुगना धन लगाया विनोद ने और 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हो गया। इसके 2 महीने बाद सुनील विनोद से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में शामिल होता। अब उसके 2 महीने बाद क्या केस बन रहा है, उसके बाद क्या कंडीशन आ रही है आपकी कि सुनील भी शामिल हुआ और 3 गुना धन लगाया उसने, किससे, विनोद से। अब वर्ष के अंत में मिले कुल लाभ 4684 में सुनील तथा विनोद के भाग का योगफल ज्ञात करना है आपको। सुनील और विनोद के भाग का योगफल आपको कितना हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना था, इसमें आपको कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें पता है 3 व्यक्ति हैं, एक तो सुभाष है, दूसरा कौन है, विनोद है, और तीसरा है आपका सुनील। ये 3 व्यक्ति हैं आपके। तो देखिए सुनील ने कुछ धन लगाया, कुछ धन मैं मान लेता हूँ भाई, कुछ धन x उसने धन लगाया होगा और व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 6 महीने बाद विनोद उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल होता है। अब x अगर सुभाष ने लगाया था तो इससे दुगना धन क्या हो जाएगा, इससे दुगना धन हो जाएगा 2x, कि विनोद ने कितना धन लगाया, 2x धन लगाया। अब
उसके बाद कह रहा है उसके 2 महीने बाद सुनील विनोद से 3 गुना। अब विनोद से 3 गुना धन कितना हो जाएगा? 6x। ये तो हो गई धन की बात कि उन्होंने कितना धन लगाया। अब देख लेते हैं कितने समय के लिए उन्होंने धन लगाया होगा। तो आप कहते हैं सुभाष ने तो पूरे साल के लिए पैसा लगाया है क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है हमें, तो 12। विनोद कब आया था? व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद आया था, यानी कि विनोद का पैसा कितने महीनों के लिए लगा होगा? 6 महीनों के लिए बचे हुए। अब सुनील कब आया था? विनोद के आने के 2 महीने बाद, यानी कि कुल बात करूं तो सुनील कब आया? 8 महीने बाद आया। तो 1 साल में से 8 महीने तो चले गए, आप सुनील का पैसा सिर्फ 4 महीने के लिए लग पाया। तो ये अनुपात क्या आ गया? ये उनके लाभ का अनुपात आ गया कि लाभ किस अनुपात में बटेगा? इस अनुपात में आपका लाभ बटेगा। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं। x से x कैंसिल हो रहा है, सब में काट लेते हैं। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 6 दूनी 12 यहाँ भी है। तो आपके पास क्या बच गया? 2:4। अभी भी कट रहा है, 1:1:2। ये क्या हो गया आपका? ये आ गया आपका अनुपात। की अनुपात किस लाभ में बटेगा? 1:1:2 के लाभ में बटेगा। अब यहाँ से अगर मैं कुल लाभ की बात करूँ कि कुल लाभ कितना हो रहा है मुझे, मैं देख रहा हूँ 1 और 1 2 और 2 4 यूनिट मेरा कुल लाभ है। और सवाल के अनुसार मेरा लाभ कितना है? 4684 है। तो ये 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? 4684 रुपये के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 4 एकम 4 4 7 28 और 4 एकम 4 1171 रुपये किसकी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था? हमें क्वेश्चन में निकालना है सुनील और विनोद के भाग का योगफल, यानी कि उन दोनों को टोटल मिला के कितना लाभ हुआ। तो अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1171 आ गई, पहले आप यहाँ विनोद का भाग निकालेंगे और फिर आप यहाँ पे सुनील का भाग निकालेंगे अलग अलग। तो मैं क्या करता हूँ, फिर आप उसे जोड़ेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, आपको पता है कि इसे 2 यूनिट मिल रही है, विनोद को 1 यूनिट और सुनील को मिल रही है 2 यूनिट। तो दोनों को टोटल कितनी यूनिट मिली होंगी? दोनों को टोटल मिली होंगी 3 यूनिट। और मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है 1171 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुना 1171। तो कितनी हो जाएगी? 7 या 21 2 3 एकम 3 2 5 3 एकम 3 3513। ये क्या हो जाएगी? आपकी दोनों का टोटल हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो आप अलग अलग मत निकालिए, अपने टाइम को थोड़ा सा बचाइए। देखिए कि क्या मैं कुछ थोड़ा बहुत एडवांस कर सकता हूँ, और इन क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको पता चल सके कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जा सकते हैं पार्टनरशिप से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डिफरेंट टाइप का। तो देखिए दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है कि 4 ग्वाले A, B, C और D ने मिलकर एक चरागाह किराए पर लिया। ठीक है, A ने अपनी 12 गायें 6 महीने के लिए तथा B ने अपनी 20 गायें 3 महीने के लिए तथा C ने अपनी 7 गायें 9 महीने के लिए और D ने अपनी 28 गायें 6 महीने के लिए चराई। यानी जो चरागाह किराए पर लिया था उसमें जो ग्वाले थे उन्होंने अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग गायें अपनी चराई। यदि कुल दिए गए किराए में से C का भाग आपको दिया हुआ 6300 रुपये जो है किराया देता है, कौन? C किराया देता है उस चरागाह का। तो चरागाह का कुल किराया आपको ज्ञात करना है कि चरागाह का कुल किराया कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा। आपको पता है कि आपको A, B, C और D 4 ग्वाले दिए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि A आता है अपनी 12 गायें 6 महीने के लिए चराता है। तो यानी कि गायें कितनी है इसके पास? 12, और चराता कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो इसका जो किराया होगा वो किस रेशो में देगा? ये 12 गुणा 6, जितने महीने के लिए उसने चराई और जितनी गायें थी उसकी उतनी। भाई किराया कितना देगा? जितना इस्तेमाल करेगा उसी चीज़ का तो किराया देगा। उसने कहा कि 6 महीने के लिए इस्तेमाल करता है और 12 गायें वो लेके आता है चरागाह में। ठीक है, ऐसे ही आपका बी क्या करता है? अपनी 20 गायें 3 महीने के लिए चराता है। तो आप कहोगे कि 20 गुणा 3, ये किराया जो होगा चरागाह का इस अनुपात में देगा। ऐसे ही आपसे सी कह रहा है, सी के कितनी गायें हैं? 7 गायें और 9 महीने के लिए चराता है, तो 7 गायें 9 महीने के लिए। ऐसे ही आपसे डी कह रहा है 28 गायें 6 महीने के लिए चराता है। तो डी क्या है? 28 गायें अपनी 6 महीने के लिए चराता है। तो जो किराया होगा, जो चरागाह का किराया होगा वो किस अनुपात में बट रहा है?
इस अनुपात में बांटा जाएगा कि ए इतना हिस्सा देगा उस चरागाह के किराए का, बी इतना हिस्सा, सी इतना हिस्सा और डी इतना हिस्सा देगा। तो देख लेते हैं, अगर कुछ कॉमन है तो यहीं से काट लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आपका कट गया यहाँ से। और कुछ कट रहा है, इसमें 7 है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है किसी में से भी। तो देखिए कितना आ गया, 12 दूनी 24, यहाँ 20 और 7 तिया 21 और 28 दूनी 56। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, किराए का अनुपात की चरागाह का किराए का अनुपात क्या रहेगा, 24, 20, 21 और 26 आपका चरागाह के किराए का अनुपात रहेगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी का भाग 6300 रुपये, यानी कि सी उस किराए में से कितने रुपए दे रहा है, उस किराए में से 6300 रुपये दे रहा है। तो आप कहोगे सी का भाग अगर मैं देखूँ तो 21 भाग है, तो 21 यूनिट किसका भाग है, सी का। सी कितना पैसा देगा, 21 यूनिट, लेकिन असल में कितना दे रहा है वो, 6300 रुपये दे रहा है, यानी कि 21 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 6300 के बराबर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू देख लेता हूँ, तो 6300 बटा 21, 21 63 300, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 300 आ गई। ये 300 क्या हो गया, ये 1 यूनिट का पर्टिकुलर किराया हो गया। तो मैं देख लेता हूँ, आपसे कहा गया चरागाह का कुल किराया आपको ज्ञात करना है कि चरागाह का कुल किराया कितना होगा। तो देखिए आपको पता है 24, 20, 21 और 56, ये टोटल है आपके पास। तो टोटल देख लेते हैं कितना बनता है किराया, 24 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 56, ये आपका टोटल किराया बनेगा। तो इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 121 यूनिट आपका टोटल बैठा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये है। तो इसे आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 दूनी 6 3, 36,300 रुपये क्या आ जाएगा, आपका टोटल किराया आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन कि आपके पार्टनरशिप से या साझेदारी से किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने आपको सभी टाइप कवर कराए हैं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने इस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करें, इसकी साझेदारी की। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, यहाँ से देख सकें कि किस किस टाइप के आपके एक चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर लेक्चर की अपडेट मिलती रहे कि किस लेक्चर में क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, एनटीपीसी ने क्या क्या एग्जाम में पूछे हैं, या रेलवे के अदर एग्जाम में भी क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और देखेंगे उसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कि आपके कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू।